Hello everyone, welcome to Synopsys IS. This is Anubhav Dipani, Faculty of Geography Optional and GS at Synopsys. हम लोगों ने PT 360 का अपना जो कोर्स स्टार्ट किया था उसमें हम लोगों ने पॉलिटी PT 360 और सोशल इश्यूज के लेक्चर्स काफी कुछ अपलोड कर चुके हैं, लेकिन सोशल इशू के कुछ लेक्चर्स अभी बचे हैं जैसे कि हेल्थ, वल्नरेबल सेक्शंस, पुअर, एल्डरली एटसेट्रा एटसेट्रा। आज हम लोग जो अपना लेक्चर रिकॉर्ड करने वाले हैं वो हमारा हेल्थ का पीटी सोशल इशू का लेक्चर रहेगा। हेल्थ का जो पीटी सोशल इशू के पिछले 5 साल के करंट अफेयर्स हैं वो थोड़े ज्यादा हैं, इसलिए हम इसे 2 या 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके आप लोगों के सामने रखेंगे। पहला जो हमारा पार्ट रहने वाला है वो हेल्थ का जनरल करंट अफेयर्स रहेगा। इसके बाद हम लोग हेल्थ मिनिस्ट्री की स्कीम्स और पॉलिसी के साथ आएंगे एंड देन मे बी हम लोग थर्ड पार्ट में आयुष मिनिस्ट्री की हेल्थ और स्कीम्स के साथ आएंगे, राइट? तो अब हम लोग शुरू करते हैं हेल्थ का अपना सोशल इशू का करंट अफेयर। दिस इज अनुभव दीपानी एंड लेट्स कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक। हेल्थ का जो पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है दैट इज इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स। सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्वियसली इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 1948 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में जेनेवा में है। इट इज बेसिकली अ मेंबर ऑफ यूएन डेवलपमेंट ग्रुप। यूएन के जितने भी डेवलपमेंट ग्रुप होते हैं उनमें से बहुत सारों में से एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी आता है। अभी इसके 192 मेंबर्स हैं डब्ल्यूएचओ के। जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर जब ये वीडियो आपके पास पहुंच रहा है उस टाइम पे 192 मेंबर्स हैं। हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये मेंबर्स चेंज होते रहें, तो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स होते हैं उसे आप बहुत ज्यादा फैक्चुअली कभी याद मत कीजिए क्योंकि कभी कभी चेंज होते रहते हैं। इंडिया भी इसका एक मेंबर है। ऑब्वियसली जितना भी हमारा पैंडेमिक का ईरा चल रहा है, जितनी भी प्रोग्राम्स और स्कीम्स आती हैं, जितनी भी हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, उसमें हमेशा इंडिया जो है एक एक्टिव रोल प्ले करता है। सो ऑब्वियसली इंडिया इज बेसिकली द मेंबर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं सो वी हैव टू स्टडी अबाउट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ये बेसिकली एक लेजिस्लेटिव और सुप्रीम बॉडी है डब्ल्यूएचओ की। व्हाट डू आई मीन बाय लेजिस्लेटिव बॉडी? लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब डब्ल्यूएचओ के लिए जो कानून बनाने होते हैं, जो लॉज, रेगुलेशंस, एक्ट्स या पॉलिसीज बनाने होते हैं, उसमें डब्ल्यूएचए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना इसकी सील और सिग्नेचर, यानी कह सकते हैं कि बिना इसके ठप्पा लगाए डब्ल्यूएचओ में किसी भी तरीके की नए प्रोग्राम को बहुत एक्टिवली वर्ल्ड लेवल पे लॉन्च नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो सुप्रीम डिसीजन बॉडीज होती हैं उसमें भी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि डब्ल्यूएचओ कौन कौन सी रिपोर्ट्स लाता है, क्योंकि कई बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग्स में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस विच रिपोर्ट्स। सो डब्ल्यूएचओ की बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं उसमें एक वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट है, वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स है एंड इसके अलावा बुलेटिन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी आता है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। ये लेजिस्लेटिव और सुप्रीम बॉडी है डब्ल्यूएचओ की, हम लोग ऑब्वियसली देख चुके हैं। इनकी एनुअल मीट होती है और डब्ल्यूएचओ के जितने भी मेंबर स्टेट्स होते हैं वो मेंबर स्टेट्स इन मीटिंग्स पर आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाइंडिंग है आना, बट इट्स बेसिकली काइंड ऑफ अ ट्रेडिशन कि जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वो इनकी मीटिंग में आते हैं, क्योंकि इनकी मीटिंग में ही डिसाइड होता है कि किस तरीके के इनोवेटिव स्टेप्स लेने चाहिए और जितने ज्यादा मेंबर्स आएंगे उतने ज्यादा अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलते हैं। ये जो डब्ल्यूएचए है ये डायरेक्टर जनरल भी अपॉइंट करते हैं 5 साल के लिए और इनके जो फंक्शंस होते हैं वही ऑब्वियसली किसी भी तरीके से हेल्थ इनिशिएटिव को ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से लेना। दैट मींस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी पॉलिसीज को डिटरमाइन करना, जो फाइनेंशियल पॉलिसीज होती हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की उनको पूरी तरीके से एडमिनिस्टर करना, सुपरवाइज करना, उनको रिव्यू करना और जितने भी प्रोग्राम बजट होते हैं उनको अप्रूवल देना या फिर उनको प्रपोज करना, राइट? जब हम लोग फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन में आप ये वाला पॉइंट अगेन ऐड कर सकते हैं कि लेजिस्लेटिव और सुप्रीम बॉडी है, दैट मींस कानून बनाने का काम भी इसी का होता है। फंक्शन में इसको इसलिए ऐड नहीं किया गया क्योंकि ये रिपीटेटिव सेंटेंस हो जाता। लेकिन अगर आपको इंडिविजुअली अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इसके फंक्शंस क्या हैं तो लेजिस्लेटिव फंक्शंस और जो डिसीजन मेकिंग फंक्शंस हैं आप उसको इन्वॉल्व करना आपको चाहिए उसको। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन IHR 2005, ये अग्रीमेंट हुआ था 196 कंट्रीज के बीच में। ये भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है और इसमें जितने भी डब्ल्यूएचओ के मेंबर्स थे उन सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इनका बस सेम वही इनिशिएटिव है, वही इनका टारगेट है कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी जो है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न विच इज PHEIC। ये बेसिकली एक तरीके का फॉर्मल डिक्लेरेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। बेसिकली इट्स एन काइंड ऑफ अ
extraordinary event which carries implications for public health beyond affected states नेशन बॉर्डर। यहां पर यह नहीं देखा जाता कि कौन से देश की प्रॉब्लम किस देश के साथ चल रही है, कौन से कंट्रीज या नेशन के बीच में किस तरीके के डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। उन सारी टेरिटरीज, उन सारे बॉर्डर्स, उन सारे डिस्प्यूट्स को इग्नोर करके ग्लोबली हमें किस तरीके से ग्लोबल लेवल की हेल्थ सिक्योरिटी को इनिशिएट करना है, उसमें बहुत बड़ा रोल PHEIC प्ले करता है। 2009 से लेकर अब तक PHEIC ने 6 मेजर डिक्लेरेशंस दिए हैं, जैसे कि 2009 में H1N1 स्वाइन फ्लू पैंडेमिक, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ स्लाइड्स में। 2014 में पोलियो डिक्लेरेशन, 2014 में अगेन एबोला आउटब्रेक जो वेस्टर्न अफ्रीका में हुआ था, एंड देन 2015-16 में जीका वायरस एपिडेमिक। इसके अलावा 2020 में अगेन दिस कोरोना पैंडेमिक गोइंग ऑन। नेक्स्ट करंट अफेयर पे हम लोग आते हैं, दैट इज एल्मा आटा डिक्लेरेशन 1978 का। ये बेसिकली 20th सेंचुरी का एक मेजर माइलस्टोन था पब्लिक हेल्थ को लेकर। आज वर्ल्ड में जितना ज्यादा स्कोप पब्लिक हेल्थ में है उतना किसी में भी नहीं है, लेकिन इसका जो इनिशिएटिव हुआ था वो 20th सेंचुरी में ही हो चुका था, और ये एल्मा आटा डिक्लेरेशन एक तरीके का फाउंडिंग स्टोन था उस पब्लिक हेल्थ सिक्योरिटी को लेकर। दिस इज बेसिकली द वेरी फर्स्ट इंटरनेशनल डिक्लेरेशन जो प्राइमरी हेल्थ केयर को इंपॉर्टेंट बनाता है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज द प्राइमरी हेल्थ केयर एंड हेल्थ फॉर ऑल, जो इसका ग्लोबल गोल है उसमें यह डिसाइड किया गया था कि 2000 तक कहीं ना कहीं ये हमारा अचीव हो जाना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली अब तक अचीव नहीं हो पाया है। सो इसके जो मेजर फंक्शंस जो है इसके, प्राइमरी हेल्थ केयर एंड हेल्थ फॉर ऑल, और ये माइलस्टोन है क्योंकि ये सबसे पहला इंटरनेशनल डिक्लेरेशन था प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए, इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट ऑल्सो डिक्लेयर्ड हेल्थ एज अ ह्यूमन राइट फॉर ऑल। अब यहां पर हम लोग ह्यूमन राइट हम लोगों ने क्यों डिक्लेयर किया है इसको, क्योंकि हेल्थ फॉर ऑल जो एक गोल है वो सिर्फ प्रिविलेज्ड कम्युनिटी या प्रिविलेज्ड ग्रुप के लिए नहीं होना चाहिए, जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उन तक भी ये हेल्थ फॉर ऑल के जो बेनिफिट्स हैं वो पहुंचने चाहिए। और वो कब पहुंचेंगे, जब हम इस हेल्थ को एक ह्यूमन राइट बना देंगे, हम एक बर्थ राइट बना देंगे, राइट। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर PHC के प्लेटफॉर्म पे इसको अडॉप्ट किया गया था, राइट। और ये जो प्लेस इन न्यूज में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एल्मा आटा बेसिकली ये कजाकिस्तान में है और इंडिया भी एक इसका सिग्नेटरी मेंबर है, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं 2018 के अस्ताना डिक्लेरेशन पे। बेसिकली इसको अडॉप्ट किया गया था ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर, अगेन अस्ताना कजाकिस्तान। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, और जितने भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स थे 2018 के मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे ख्याल से 2018 के आसपास उसके 194 मेंबर्स थे, लेकिन फिर अब 192 हो चुके हैं। तो 2018 में जितने भी WHO के मेंबर्स थे सारों ने इसको मिलकर ही फॉर्मली डिक्लेयर किया था। कंट्रीज डिक्लेयर्ड देयर कमिटमेंट अगेन टू प्राइमरी केयर। तो जितना भी प्राइमरी केयर होता है या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, सारे के सारे ये जो इनिशिएटिव्स होते हैं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो छोटी छोटी बॉडीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो इनिशिएटिव्स होते हैं, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मेन गाइडलाइंस को फॉलो करते ही अपने आगे के फंक्शंस को प्रिपेयर करती हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ये बेसिकली ये इंश्योर करता है कि जो भी लोग हैं उनके पास हेल्थ केयर का पूरा एक्सेस होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनके पास वो फाइनेंशियल असिस्टेंस है या फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक तरीके का कोटेड अनकोटेड की स्टेटमेंट होना चाहिए, जो वर्ल्ड बैंक ने खुद कहा है कि ये प्राइमरी हेल्थ केयर को एक्सेस देता है, हेल्थ केयर को एक्सेस देता है, चाहे आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। इट इज अ की टू अचीविंग द वर्ल्ड बैंक ग्रुप ट्विन गोल्स ऑफ एंडिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड इंक्रीजिंग इक्विटी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। तो अगर आपको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आप लाते हैं तो हेल्थ सेक्टर तो बहुत ज्यादा इंप्रूव होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे पॉवर्टी भी कम होती है एंड प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ती है। तो इस एक ऑर्गेनाइजेशन से एक स्कीम से 2 या 3 अलग अलग गोल सेट होते हैं और उनको अचीव करने में भी बहुत ज्यादा मदद मिलती है।
यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलकर रिलीज करते हैं। ये जो इंडेक्स होते हैं ये इतने ज्यादा होते हैं कि इनको याद करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पीटी 360 में हम जो आपको इंडेक्स या रिपोर्ट्स बताएंगे, अगर आप वो याद कर लेते हैं, जो कि बेसिकली याद करने के लायक हैं और कैपेसिटी के अंडर आते हैं कि हाँ इतना याद किया जा सकता है या रटा जा सकता है, तो जितने इंडेक्स और रिपोर्ट्स हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं करंट अफेयर्स पर बेस्ड होते हुए, उतने अगर आप याद कर लेते हैं वो आपके प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट होगा। So basically this universal health coverage was basically a part of 2030 agenda for सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट 3.8 की बात करें तो ये उसको भी अचीव करने की बात करता है। ये आप यहां पर ये वाला गोल पढ़ सकते हैं, और ये मेंस के लिए अगर आपको कहीं पर यूज करना है तो वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं WHO की फंडिंग पे। अब ऑब्वियस सी बात है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इतने सारे मेंबर्स हैं, तो वो मेंबर्स मिलकर ही अपना अपना कोटा डिसाइड करते हैं, अपना अपना डिपोजिशन डिसाइड करते हैं, और उसी से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पूरी की पूरी फंडिंग मिलती है। ये हम लोग यहां पर कुछ कंट्रीज के फंडिंग डिस्कस कर रहे हैं। ये इतना फैक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्वियसली यूपीएससी में ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी कंट्री WHO में कितने % फंडिंग देती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर होना चाहिए, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है। यूएसए जो है वो ऑलमोस्ट 15% टोटल फंडिंग का इसमें इंक्लूड करती है। यूएसए ने बेसिकली स्टॉप कर दिया था फंडिंग करना, क्योंकि वी ऑल नो दैट डोनाल्ड ट्रम्प थिंग वाज गोइंग ऑन, लेकिन अब यूएसए वापस आ चुका है। अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है यूएसए की तरफ से, वो फंडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, एंड देन फिर वो ऑब्वियसली फंडिंग स्टार्ट हो ही जाएगी। जो असेस्ड कंट्रीब्यूशन है ये करीबन 15% जाता है, और इंडिया जो है मेंबर स्टेट का 1% डोनेशन जो है वो देता है। अगर आपको इसमें से कुछ याद रखना है तो बस इंडिया का आप फंड याद रख लीजिए, कहीं ना कहीं यूज आ जाएगा मेंस में। ओके जो फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो करीबन 10% फंडिंग देते हैं। फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? नॉन प्रॉफिट एनजीओ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो बिल गेट का एनजीओ है वो बहुत ज्यादा फंडिंग देता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। जब अमेरिका ने बैक स्टेप किया था फंडिंग देने में, तो सबसे ज्यादा जो सपोर्ट मिला था वो बिल गेट्स के फाउंडेशन से ही मिला था। तो ये जो नॉन प्रॉफिट एनजीओ हैं जो WHO को बहुत ज्यादा फंडिंग देते हैं, उन्हें हम लोग फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और बाकी जो यूएन ऑर्गेनाइजेशन है वो 8% के आसपास फंडिंग देते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। अब यहां पर प्रायोरिटाइज कैसे किया जाता है कि WHO के पास जितना पैसा आया है उसको खर्च कैसे किया जाएगा? अगेन हम लोगों ने पढ़ा कि WHA दैट इज वर्ल्ड हेल्थ असेंबली सारे इनके इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती हैं, तो इनके फंडिंग किस तरीके से कहां पर स्पेंड किए जाएंगे इसका डिसीजन भी अगेन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ही लेगी, क्योंकि वो उसकी लेजिस्लेटिव बॉडी तो है ही लेकिन सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी भी है। सो इसकी बात यहां पर मानी जाती है, एंड WHA के जो पॉइंट्स रहते हैं कि फंड कहां पर खर्च करना है उसको इंप्लीमेंट भी किया जाता है। इसके अलावा अलग अलग कंट्रीज के सिचुएशंस के हिसाब से भी वहां पर फंडिंग तय की जाती है। अगर कोई टाइम ऐसा आया है जहां पर यूरोप को हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा जरूरत है तो वो फंड यूरोप की तरफ मोल्ड कर दिया जाता है, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जैसे कि इबोला वायरस के टाइम पे वेस्टर्न अफ्रीका को बहुत ज्यादा फंड्स की जरूरत थी, तो WHO जो अपने फंड्स हैं वो उस रीजन में मोल्ड अप कर देता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम दैट इज JMP 2017। ये बेसिकली वाटर सप्लाई और सैनिटेशन के लिए काम करता है, और इसको इनिशिएट भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ ने ही किया है। देखिए जब भी हम लोग हेल्थ की स्कीम्स के बारे में पढ़ते हैं और स्पेशली इंटरनेशनल इनिशिएटिव के बारे में पढ़ते हैं, तो जितने भी इंटरनेशनल इनिशिएटिव होते हैं उसमें 90 से 95% तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं वहां पर इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा। दिस इज काइंड ऑफ अ वेरी कॉमन थिंग। ये ग्लोबल डाटाबेस जो होता है पूरा उसको मेंटेन करता है। ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन से रिलेटेड जितनी भी प्रोग्रेस हो रही है, कहां पर कितनी प्रोग्रेस हो रही है और कहां पर कितनी ज्यादा प्रोग्रेस होने की और जरूरत है, इसका जो डाटाबेस है इस JMP प्रोग्राम के अंडर ही इसको मैनेज किया जाता है। एंड अगेन जब हम लोग ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन की बात करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 का हमारा टारगेट है उसके साथ भी ये लिंक हो जाता है। JMP जो है एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, प्रोग्रेस ऑन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन 2017 में भी इसको रिलीज किया गया था, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बेसलाइन। तो इस रिपोर्ट को भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा द रिपोर्ट फोकसेस ऑन कि ओपन डेफिकेशन सिस्टम जो है उसको पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए, और जो बेसिक सर्विसेज हैं यूनिवर्सल लेवल पे
यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ बेसिक सर्विस, ये भी पूरी तरीके से अचीव होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यूएन वाटर 2003 पे। ये अगेन एक फ्रेश वाटर और सैनिटेशन से रिलेटेड जो इशू है उसको एड्रेस करता है। 2014 से लेके 2020 की स्ट्रेटेजी के तहत इसको लॉन्च किया गया था, और जब यहां पर वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन की बात आती है तो अगेन ऑब्वियसली ये 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से फिर कनेक्ट हो जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, एंड वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट नाम की एक रिपोर्ट जिसे WWDR कहते हैं, वो भी यूएन वाटर के जो मेंबर्स हैं या फिर यूएन वाटर जो बॉडी है इसको पब्लिश करती है। एंड हाँ, इसमें वर्ल्ड वाटर असेसमेंट जो प्रोग्राम है वो भी कोऑर्डिनेट करता है। लेकिन अगर आप यूएन वाटर याद रख लेते हैं दैट्स मोर देन इनफ, कोई इशू की बात नहीं है। नेक्स्ट आते हैं WHO इंडिया कंट्री कोऑपरेशन स्ट्रेटेजी। वैसे तो आप इसको नेशनल इनिशिएटिव में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अब यहां पर WHO का नाम जुड़ा है इसलिए हम इसको इंटरनेशनल इनिशिएटिव में ले रहे हैं। द WHO कंट्री कोऑपरेशन स्ट्रेटेजी 2019 से लेकर 2023 तक हैज बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय WHO एंड हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये बेसिकली एक रोड मैप तैयार करती है कि WHO जो है इंडियन मिनिस्ट्रीज के साथ या इंडियन गवर्नमेंट के साथ किस तरीके से काम करेगा अपने पब्लिक हेल्थ सेक्टर के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, WHO ने एक गाइडलाइंस दी हैं एटसेट्रा एटसेट्रा गाइडलाइंस कि इंडिया में ये गाइडलाइंस इंप्लीमेंट होनी चाहिए। अगर आप ये गाइडलाइन इंप्लीमेंट करते हो तो इंडिया का जो पब्लिक सेक्टर, हेल्थ पब्लिक सेक्टर है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है, हेल्थ सिचुएशन इंप्रूव हो जाती है। लेकिन गाइडलाइंस रिलीज करना जितना आसान है उतना ही ज्यादा मुश्किल है ग्राउंड लेवल पे उसको इंप्लीमेंट करना। तो WHO इंडियन मिनिस्ट्रीज के साथ, इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है, और इसे ही हम लोग WHO इंडिया कंट्री कोऑपरेशन स्ट्रेटेजी कहते हैं। The priorities and activities are aligned with the national health policy। तो WHO जब अपनी गाइडलाइंस को जारी करता है इंडिया के लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया उन गाइडलाइंस को अपनी कंट्री, अपने नेशन, अपने ग्राउंड लेवल के सिचुएशंस के साथ मोल्ड अप करके थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके इंप्लीमेंट करती है, और उसी तरीके से इंडिया ने उसको अपनी सिचुएशंस के साथ थोड़ा बहुत एडजस्ट करके उन गाइडलाइंस को थोड़ा बहुत इजी बनाकर नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के साथ अलाइन कर लिया है, ताकि उन दोनों कॉमन चीजों को पैरेलली एक साथ इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा आसान हो जाए। नेक्स्ट आते हैं ट्रिपल बिलियन टारगेट्स बाय WHO। ये बेसिकली ये जो टारगेट है ये WHO की जो 13th जनरल प्रोग्राम जिसे हम लोग GPW 13 कहते हैं, उसमें ये प्रपोज किया गया था कि ईयर 2023 तक ये सारी की सारी चीजें अचीव होनी चाहिए। अब ट्रिपल बिलियन टारगेट मतलब इसमें बिलियन एंड बिलियन लोगों की बात की गई है। दैट मींस 1 बिलियन मोर पीपल बेनिफिटिंग फ्रॉम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। 1 बिलियन से ज्यादा लोगों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मिलना चाहिए। 1 बिलियन से ज्यादा लोग जो हेल्थ इमरजेंसी है उससे उनको प्रोटेक्ट करना है, एंड 1 बिलियन से ज्यादा लोगों को हेल्थ एंड वेलबींग की सिचुएशन में ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट करवाना है। सो दिस इज 1 बिलियन, 2 बिलियन एंड 3 बिलियन। दैट्स व्हाई द टारगेट्स नेम इज ट्रिपल बिलियन टारगेट बाय WHO, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग वन हेल्थ पे। ये एक ऐसी अप्रोच है जिसको मतलब डिजाइन एंड इंप्लीमेंट करना है, इनकी प्रोग्राम्स को, पॉलिसीज को, लेजिस्लेशंस को और रिसर्च को मल्टीपल सेक्टर्स कम्युनिकेशन एंड वर्क टुगेदर वाले सिचुएशन में। ये बेसिकली WHO का कोट है, तो इसमें आप लोगों को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको पढ़ लीजिए। इट इज एन अप्रोच टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, लेजिस्लेशंस एंड रिसर्च इन विच मल्टीपल सेक्टर कम्युनिकेट एंड वर्क टुगेदर टू अचीव बेटर पब्लिक हेल्थ आउटकम्स। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो WHO देता है या फिर यूनाइटेड नेशन देता है या फिर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देती है, तो उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग अपने ऐसे के पेपर्स में या GS पेपर 4 में अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज आती है तो उसमें यूज की जा सकती है। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वेरी गुड थिंग्स। इसमें जब हम लोग वन हेल्थ की बात करते हैं तो हम लोग इसमें फूड सेफ्टी, जूनोटिक डिसीज, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एटसेट्रा इन सारी चीजों की बात करते हैं, राइट। ये इंटरनेशनल इनिशिएटिव का हमारा था हेल्थ का करंट अफेयर। अब हम लोग डिसीज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए डिसीज तो फिर इतने हैं नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे कि अगर आप पढ़ने जाएं तो वो कभी खत्म नहीं हो सकते। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि पिछले 5 साल में जितने भी डिसीज पैंडेमिक या फिर एपिडेमिक किसी भी सिचुएशन में आए हो, उन डिसीज को हम लोगों ने लिया है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऐसे डिसीज
जो कंटिन्यूसली इंडिया जिन पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है कि इसको किसी ना किसी तरीके से खत्म करना है, उनको लिया गया है। या फिर पॉइंट नंबर 3, ऐसे डिजीज जिन पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उनको थ्रेटन या डेंजरस लिस्ट में डाला हुआ है और जिसमें इंडिया को भी कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। तो ऐसी डिजीज को ही हम लोगों को लेना है कि जो इंडिया से कनेक्टेड हो, नंबर 1, या फिर अगर इंडिया से कनेक्टेड नहीं हो तो वो ग्लोबल लेवल पे इतनी ज्यादा डिस्टर्ब्ड कर रही हो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर किसी कंट्री को उससे इफेक्ट पड़ रहा है। राइट, चलिए, सो ग्लोबल पेंडेमिक की जैसे हम लोग बात करते हैं, ये एनिमल टू ह्यूमन स्प्रेड होता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जस्टिनियन प्लेग, ये 15th सेंचुरी एडी में स्प्रेड हुआ था। ब्लैक डेथ यूरोप में 13th सेंचुरी। येलो फीवर साउथ अमेरिका 16th सेंचुरी एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक 19th सेंचुरी। जैसे अगर हम लोग मॉडर्न पेंडेमिक की बात करें कोविड के अलावा, तो उसमें HIV, एड्स, H1N1, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। चाइना में सबसे ज्यादा जो एपिडेमिक या पेंडेमिक डिसीज हैं, उनका सबसे ज्यादा ब्रेकआउट होता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहां पर अनरेगुलेटेड जो फूड मार्केट है वो यहां पर सबसे ज्यादा है। अनरेगुलेटेड फूड मार्केट का मतलब है, जैसे कि अगर एग्जांपल से बात करें, जैसे इंडिया में अगर कोई बूचड़ खाने हैं जहां पर जानवर काटे जाते हैं, तो यहां पर मार्केट थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड है, थोड़ा सा रेगुलेटेड है। लेकिन अगर आप चाइना के एनिमल मार्केट्स में जाकर देखते हैं तो जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, या फिर जितने भी वो एनिमल्स जिनको खाया जा सकता है, इन सारे एनिमल्स का मार्केट एक ही जगह पर होता है, उनकी कटाई एक ही जगह पर होती है, जो बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक हो जाती है, बहुत सारे वायरस और बैक्टीरियाज को जन्म देती है। तो इस वजह से ये एक सबसे बड़ा रीजन है जहां पर बेसिकली चाइना में सबसे ज्यादा एपिडेमिक और पेंडेमिक डिसीज आते हैं। इसके बाद की जो अलग अलग स्टोरीज हैं जो हम लोग यहां वहां पढ़ते रहते हैं वो तो आपको पता ही है। इसके अलावा जो डिफॉरेस्टेशन है वो बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली कन्वेयर बेल्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हों, कैप्टिव एनिमल्स हों, वो कहीं ना कहीं एक ही रीजन में आ जाते हैं। और चाइना इतना बड़ा एक इकोनॉमी बन चुका है कि कंटिन्यूसली जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है वो भी चाइना में होती रहती है। तो अगर कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया अगर चाइना में आ जाता है तो उसके वर्ल्ड लेवल पे फैलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग रिलेटेड टू बिजनेस और इकोनॉमी चाइना में बहुत ज्यादा होती है। राइट, लेकिन जो अनरेगुलेटेड फूड मार्केट है, जितने भी आप रीजंस गिन लीजिए, अनरेगुलेटेड जो फूड मार्केट है वो सबसे बड़ा रीजन होता है चाइना के पैंडेमिक या एपिडेमिक के एपिसेंटर का बनने का। एंड ट्रेवल वर्ल्ड वाइड, अगेन जो मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट, एपिडेमिक और पैंडेमिक में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे कोविड-19 को पैंडेमिक डिक्लेयर किया गया है, वो WHO ने किया है। एपिडेमिक क्या होता है? ये रीजनल आउटब्रेक होता है, ठीक है। ऑब्वियसली ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि ये भी इतना ज्यादा फैल जाएगा, लेकिन ये रीजनल लेवल पे स्प्रेड होता है, फैलता है, और इसको रोका जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे ब्यूबोनिक प्लेग या फिर कॉलेरा या फिर सार्स या फिर स्मॉल पॉक्स, ये रीजनल लेवल पे था। लेकिन जब यही एपिडेमिक जो रीजनल लेवल पे होता है, जब ये ग्लोबली स्प्रेड अप हो जाता है, वर्ल्ड वाइड पे चला जाता है और इस लेवल पे चला जाता है कि समझ में नहीं आता कि अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, तब वो चीज पेंडेमिक बन जाती है, ठीक है। यानी कि एपिडेमिक सिचुएशन का एक लार्जर फॉर्म, एपिडेमिक सिचुएशन का एक एडवांस्ड फॉर्म, दैट्स व्हाट वी कॉल पेंडेमिक। कोविड तो है ही, लेकिन इसके अलावा HIV और एड्स को भी आप पेंडेमिक मानते हैं, क्योंकि WHO ने इस चीज को कहा है, राइट। इसके क्राइटेरियाज होते हैं पेंडेमिक के। सबसे पहला तो क्राइटेरिया ये है कि उस पर्टिकुलर डिजीज की वजह से या फिर वायरस या फिर एटसेट्रा किसी भी चीज की वजह से जो डेथ हो रही हैं, उनके कोई फिक्स्ड नंबर नहीं हो पाते। कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, इसके लिए आंकड़े हमेशा छोटे पड़ जाते हैं। तो पहली चीज तो ये है। जैसे कि इबोला वायरस जो वेस्टर्न अफ्रीका में हुआ था, इसे एपिडेमिक माना गया था और इसने ऑब्वियसली हजारों लोगों की जान गई थी, एटसेट्रा। तो ये क्राइटेरिया है। बस आप एक क्राइटेरिया याद रख लीजिए कि आंकड़े छोटे पड़ जाते हैं कि कितने लोग मर रहे हैं और कितने लोग बीमार हो रहे हैं, कितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमको एक प्लान नहीं मिल पाता इनिशिएट करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। चलिए, कुछ पेंडेमिक, स्पेनिश फ्लू आउटब्रेक हुआ था 1918 में। इसके अलावा कॉलेरा 1817 से लेकर 1975 तक, इसको कई बार अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइम पे पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया था। H3N2 1968 एंड H1N1 ये लास्ट पेंडेमिक जो 2009 में डिक्लेयर हुआ था। शैडो पेंडेमिक, सी शैडो पेंडेमिक क्या होता है?
जैसे कि मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा पैंडेमिक आ गया है, उस पैंडेमिक के चलते कोई और एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? शैडो पैंडेमिक कहेंगे। जैसे यूनाइटेड नेशन ने डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को एक शैडो पैंडेमिक माना है। इसका क्या रीजन है? बिकॉज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज रिपोर्टेड अ लार्ज इंक्रीज ऑफ विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस सिंस द पैंडेमिक ब्रोक आउट। तो पैंडेमिक जब से इंडिया में आया है, उस वजह से, उस वजह से, आई डोंट नो उस वजह से और नॉट, हर एक का इसमें पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। पैंडेमिक जब से इंडिया में आया है, उस दौरान जो डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं वो उस टाइम पे बढ़ गए। तो वो जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो एक तरीके का शैडो पैंडेमिक बन जाएगा, राइट? चलिए नेक्स्ट आते हैं वैक्सीन नेशनलिज्म। वैक्सीन नेशनलिज्म एक टर्म है जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में कई बार इसके आर्टिकल्स आए थे। अगर आप संडे के द हिंदू के आर्टिकल्स देखते हैं तो उसमें आर्ट एंड कल्चर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सबसे ज्यादा आपको आर्टिकल मिलेंगे। तो वैक्सीन नेशनलिज्म इसी तरीके के द हिंदू के किसी संडे के आर्टिकल में आया था, जो कई बार रिपीट हुआ है। वैक्सीन नेशनलिज्म, सी नेशनलिज्म इज लाइक अपने देश के प्रति प्यार होना, देशभक्ति जिसको हम लोग बोलते हैं। जब हम वैक्सीन नेशनलिज्म की बात करते हैं, जैसे इंडिया फॉर एग्जांपल, जैसे अमेरिका वैक्सीन नेशनलिज्म शो कर रहा है, क्योंकि इंडिया ने सिर्फ अपने लिए वैक्सीन नहीं, लेकिन दूसरे अपने पड़ोसी देशों को भी और दूसरे देशों को भी जो हमारे पड़ोसी नहीं है उनको भी फ्री में वैक्सीन बांटी है। लेकिन अमेरिका ने अगर जैसे वैक्सीन नेशनलिज्म शो किया, सो देवर लाइक कि हम पहले अपने देश के लिए वैक्सीन इकट्ठा कर लेंगे जितनी हमको जरूरत है, उसके बाद अगर हमारे पास वैक्सीन बचेगी तब हम दूसरे देशों को देंगे। तो इस तरीके का जो नेशनलिज्म है वैक्सीन के लिए, वो वैक्सीन नेशनलिज्म कहलाता है। जो मैंने आपको बताया यहीं पर लिखा है, अ कंट्री मैनेजेस टू सिक्योर वैक्सीन डोजेस फॉर इट्स ओन सिटीजंस और रेसिडेंट्स बिफोर दे वुड बी अवेलेबल फॉर द अदर कंट्रीज, राइट? इसमें बेसिकली प्री परचेज अग्रीमेंट यहां पर हो जाता है गवर्नमेंट और वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के बीच में, कि वैक्सीन अभी बनी नहीं है, वैक्सीन बननी अभी शुरू हो रही है या फिर तैयार हो रही है, उससे पहले ही गवर्नमेंट ने उस वैक्सीन जो मैन्युफैक्चरर है या फिर प्रोड्यूसर है उससे अग्रीमेंट कर लिया कि भाई तू जितनी भी वैक्सीन बनाएगा उसमें से इतनी तो मुझे चाहिए, बाकी की फिर देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। 2009 में जो H1N1 फ्लू पैंडेमिक आया था, यूएसए ने अकेले 6 लाख डोजेस जो हैं उसके ऑब्टेन कर लिए थे, खरीद लिए थे। चलिए नेक्स्ट इज अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ASF। ये एक बेसिकली कंटेंजियस और फेटल एनिमल डिसीज है। ये डोमेस्टिक जो वाइल्ड पिग्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। डोमेस्टिक या फिर वाइल्ड पिग्स को अफेक्ट करने वाली कोई भी डिजीज इंडिया को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं इंडिया के, वहां पर ये एक इकोनॉमी का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। वहां पर इस फूड को कंज्यूम भी किया जाता है, वहां का मार्केट भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इकोनॉमी और कमर्शियली अगर हम देखते हैं तो। प्रॉब्लम यह है कि ये इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है वो 100% है, मतलब अगर वो पिग को अफेक्ट कर गया तो उसका मरना तय है, इसको रोका नहीं जा सकता। 1920s में अफ्रीका में ये सबसे पहली बार डिटेक्ट हुआ था। ह्यूमन बींग्स में ये ट्रांसमिट नहीं होता, लेकिन काफी ज्यादा खतरनाक है। और फरवरी सिंस दिस फरवरी 15,000 से ज्यादा जो पिग्स हैं वो इसी कंटेंजियस डिसीज की वजह से मर गए थे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। चाइना से ऑब्वियसली ये आया था, और कंसर्न इसलिए है क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न में ये इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाता है, लाइवलीहुड का एक बहुत ज्यादा बड़ा सपोर्ट है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्लीपिंग सिकनेस। इसे हम लोग ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेंजोमियासिस भी कहते हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोनाउंसिएशन हमेशा थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ये जो स्लीपिंग सिकनेस होती है वो टिक फ्लाइज की वजह से होती है या फिर सेसे फ्लाइज की वजह से होती है। और पहली जो कंट्री बनी थी जो यहां पर इफेक्ट हुई थी, दैट इज टोगो। आई एम सो सॉरी, वेस्टर्न अफ्रीका में शायद आया था, लेकिन एलिमिनेट करने वाली जो पहली कंट्री थी वो टोगो थी। लेकिन शुरुआत भी इसकी कहीं ना कहीं शायद वेस्टर्न अफ्रीका से ही हुई थी, आई एम नॉट दैट श्योर, लेकिन टोगो में ये एलिमिनेट हुआ था, राइट? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्लैंडर्स पे। ये भी एक इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि बैक्टीरियम बुरखोल्डेरिया मेले से होती है। ये बेसिकली हॉर्स को इफेक्ट करता है, देन अदर एनिमल्स को भी इफेक्ट करता है, एंड देन ये ह्यूमंस तक भी ट्रांसमिट हो सकता है। ह्यूमंस में कैसे ट्रांसमिट हो सकता है कि इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं तो टिश्यूज के थ्रू या फिर फ्लूइड्स के थ्रू, किसी भी वजह से। नेक्स्ट इज टिक बॉर्न वायरस। ये एक नया वायरस है जो चाइना में अगेन स्प्रेड हो रहा है। अगेन एपिडेमिक एंड पैंडेमिक एपिसेंटर चाइना, अब हर डिसीज को कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट कर ही सकते हैं।
SFTS डिसीज, सीवियर फीवर विथ थ्रोम्बोसाइटेनिया सिंड्रोम, ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है इसमें पूरी तरीके से पॉसिबल है। और WHO ने SFTS को लिस्ट किया है अपनी टॉप 10 प्रायोरिटी डिसीज में अपने ब्लूप्रिंट में, और इसमें जो फेटल रेट है वो 15 से लेकर 30 या फिर 35% तक भी हो सकता है। इन डिसीज के बारे में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू डू PhD ऑन दैट। बस आपको ये याद रखना है कि जब हम लोग इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो आप में वो जैक ऑफ ऑल वाली बात होनी चाहिए, जिससे कि आप थोड़ा थोड़ा कम से कम सबके बारे में आपको पता हो। एक चीज के बारे में बहुत ज्यादा डीप में पता हो, इससे अच्छा ये है कि बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता हो, तो आप हर क्वेश्चन को कहीं ना कहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अफ्रीका डिक्लेयर्ड वाइल्ड पोलियो फ्री, तो अफ्रीका को अब पोलियो से फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर से अभी भी पोलियो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। और जो नाइजीरिया थी वो लास्ट अफ्रीकन कंट्री थी जहां से पोलियो पूरी तरीके से खत्म हुआ है। एंड अ रीजन इज सर्टिफाइड एज पोलियो फ्री जब अगर 3 साल तक किसी भी तरीके का वायरस डिटेक्शन नहीं होता है किसी भी रीजन या किसी भी कंट्री में, तो हम लोग उसको पोलियो फ्री डिक्लेयर कर सकते हैं। ये भी गाइडलाइन किसी स्पेसिफिक कंट्री की नहीं है, ये वाली जो डेफिनेशन है वायरस डिटेक्शन फ्री रीजन या कंट्री की, ये भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ही है। नेक्स्ट आते हैं हाइस्टेरेक्टोमी, ये इट इज एन ऑपरेशन टू रिमूव अ वुमेन्स यूटेरस फॉर डिफरेंट रीजंस। ये एक तरीके का ऑपरेशन होता है जिसमें हम लोग वुमेन यूटेरस को हटा देते हैं। रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, या तो फिर यूटेरस का कैंसर हो रहा हो, या फिर जो वजाइनल ब्लीडिंग हो रही हो, या फिर किसी भी तरीके का स्वेलिंग हो रहा हो यूटेरस में, बेसिकली अगर थिकनेस आ रही हो, या फिर क्रोनिक पेल्विक पेन हो रहा हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारे रीजंस की वजह से जो यूटेरस है उसको रिमूव किया जाता है और उसके ऑपरेशन को ये प्रोनाउंस किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं लेप्रेसी। लेप्रेसी के बारे में, लेप्रेसी को हम लोग हैंसेंस डिसीज भी बोलते हैं, हम सभी को इसके बारे में पता है, जिसे हम लोग आम भाषा में कुष्ठ रोग या फिर कोढ़ के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली एक क्रोनिक इन्फेक्शियस डिसीज है जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, अगर आप 9th क्लास की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिसीज वाले चैप्टर पे जाते हैं तो यहाँ पर ये वाला जो लेप्रे माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे है उसके बारे में पढ़ने को मिलता है। ये हमारी स्किन को पेरिफेरल नर्व्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर देता है। ये क्यूरेबल है, इससे ठीक हुआ जा सकता है, लेकिन अगर इनिशियल लेवल पे इसका पता चल जाए तभी ये ठीक है। अदरवाइज अगर लास्ट स्टेज में बहुत देरी से पता चलता है तो उसको ठीक होने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है और कभी कभी फिर ये इम्पॉसिबल वाली सिचुएशन में भी आ जाता है, राइट। अब द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लेप्रेसी इज नॉट नोन येट। वो एक्चुअली फैलता कैसे है, किस बैक्टीरिया वायरस की वजह से वो फैलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में एग्जैक्ट अभी हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। इनिशिएटिव्स कुछ हुए हैं लेप्रेसी से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। लेप्रेसी केस डिटेक्शन कैंपेन चलाया गया था नेशनल लेप्रेसी एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत। इसमें बेसिकली क्या है कि आशा वर्कर्स को बोला गया था कि आप डोर टू डोर जाइए और वहां पर देखिए कि कौन से ऐसे लोग हैं, किस घर में ऐसे लोग हैं जहां पर ये लेप्रेसी या कुष्ठ रोग से प्रभावित लोग हैं, या फिर इनिशियल लेवल पे भी अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो आशा वर्कर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए। मेड इन इंडिया लेप्रेसी वैक्सीन ऑब्वियसली इंडिया में ही है, दैट्स व्हाई इट इज मेड इन इंडिया। WHO's ग्लोबल स्ट्रेटेजी टू एंड लेप्रेसी, बेसिकली मेन इसका जो एम है वो यही है कि जो बच्चे हैं जो जिनको लेप्रेसी हो रही है वो नंबर धीरे धीरे कम करके खत्म कर देना है, यानी पूरी तरीके से वैनिश कर देना है इस सिचुएशन को कि बच्चों में कम से कम लेप्रेसी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों में अगर आप लेप्रेसी को रोक देते हैं तो आने वाली जनरेशन, तो वो बच्चे जब हैं नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वहीं से एलिमिनेशन शुरू हो जाएगा उसका। कुछ और लेप्रेसी से रिलेटेड इनिशिएटिव है, देख लेते हैं। 1995 में जैसे नेशनल लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम NCLP, 1983 का नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, 1983 का इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टी ड्रग थेरेपी एंड 2005 का एलिमिनेशन ऑफ लेप्रेसी एट नेशनल लेवल। ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं, अगर आप इसको याद कर लें इट वुड बी बेटर। चलिए नेक्स्ट आते हैं YAWS। ये बेसिकली एक क्रोमिक इन्फेक्शन डिसीज है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी डिसीज हम पढ़ रहे हैं तो कंटेंजेनियस डिसीज होंगे, क्रोमिक इन्फेक्शन डिसीज होंगे। आई नो इट्स अ काइंड ऑफ अ बिट रिपीटेटिव, लेकिन हम हर न्यूज को सेपरेट देख रहे हैं इसलिए इसको ये लिखना यहाँ पर जरूरी है। ये आपकी स्किन को और बोन को बहुत तरीके से
इफेक्ट कर देता है। 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे रहते हैं उनमें सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं इस डिसीज से इफेक्ट होने की, जो वार्म, ह्यूमिड या ट्रॉपिकल एरियाज में रहते हैं। जो जिस बैक्टीरिया की वजह से ये होता है दैट इज ट्रेपोनेमा पैलिडम, और ये स्किन कांटेक्ट से भी फैलता है। ओवर क्राउडेड कम्युनिटीज जहां पर हैं, लिमिटेड एक्सेस जहां पर है, बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि पानी हो गया, सैनिटेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, वहां पर ये फैलता है। वैसे एक तरीके से अगर आप कॉमन सेंस लगाकर देखें तो जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, बेसिक फैसिलिटीज कम है, पानी, सैनिटेशन, हाइजीन जैसी बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, हेल्थ सेक्टर भी नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, तो मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम डिसीजेस जो है वो इसी तरीके से यही इन्हीं रीजन पर फैलते हैं, राइट। लेकिन इसमें ऐसा है, पॉइंट ये है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे। एंड इंडिया इज द फर्स्ट नेशन टू बी डिक्लेयर्ड एज यॉर्स फ्री बाय WHO एंड यूनिसेफ। तो इंडिया पहला नेशन है जिसको इस बीमारी से पूरी तरीके से मुक्त माना गया है। नेक्स्ट आते हैं MNTE, मैटरनल एंड नियोनेटल टेटनस एलिमिनेशन। ये बेसिकली एक ऐसी बीमारी है MNT जो मदर और बेबी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जच्चा और बच्चा, दोनों को हो सकते हैं। इसके कॉज क्या है कि जब बेबी की डिलीवरी हो रही होती है तो उस टाइम पे अगर अनहाइजीनिक कंडीशंस वहां पर हैं, यानी हाइजीन अगर मेंटेन नहीं किया जा रहा है, तो इस बीमारी से जो मदर है और जो बेबी है वो दोनों के दोनों इफेक्ट हो सकते हैं। जो बैक्टीरियम कॉस्ट नेम्ड क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, इसकी वजह से ये होता है। तो मेन तो इसमें ये है कि अगर आपने हाइजीन मेंटेन नहीं की है बेबी की डिलीवरी के टाइम पे, तो उस टाइम पे इससे आप इफेक्ट हो सकते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं कि मसल स्पैज्म हो जाते हैं, मतलब जो मसल्स हैं वो जकड़ जाते हैं, अकड़ जाते हैं, बिल्कुल मूव नहीं हो पाते हैं। फीवर होता है, स्वेटिंग होता है, जो जॉ होता है, जबड़ा, वो लॉक हो जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा, H5N1 जिसके नाम से हम इसको जानते हैं। ये बेसिकली इन्फ्लुएंजा वायरस है जो बर्ड्स को ही ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट करता है। इस चीज को लेके काफी कंफ्यूजन है कि ये जो बर्ड फ्लू है ये इंसानों में हो सकता है या नहीं हो सकता है, या फिर सिर्फ पक्षियों में ही होता है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं कि इंसानों में होता है, लेकिन हम लोग अगर इंडिया में रहते हैं तो हम लोग यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। मुझे आज भी अच्छे से याद है जब इंडिया में एक एपिडेमिक वाला सीन आ गया था बर्ड फ्लू का, तो यूनियन मिनिस्ट्री हमेशा हर दूसरे तीसरे दिन दूरदर्शन पे न्यूज दे रही थी कि आप अभी भी चिकन या फिर एग्स को कंज्यूम कर सकते हैं, नॉट एन इशू। बट फिर हर कोई अपनी अपनी गाइडलाइंस अपने अपने तरीके से फॉलो करता है। 3 टाइप के मेन इन्फ्लुएंजा होते हैं, A, B एंड C। जो A टाइप वाला इन्फ्लुएंजा होता है बर्ड फ्लू का, उसमें 8 RNA के स्ट्रैंड्स होते हैं। और ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है इसको बेसिकली आप 2 प्रोटीन में कैटेगराइज कर सकते हो। एक तो आता है हेमाग्लूटिनिन दैट इज H प्रोटीन, और दूसरा आता है न्यूरामिनिडेज N प्रोटीन। इजी वे में हम लोग इसको H प्रोटीन और N प्रोटीन ही प्रोनाउंस करते हैं। बहुत अलग अलग टाइप के H प्रोटीन और N प्रोटीन होते हैं। जैसे कि अगर इस वायरस की हम लोग बात करते हैं, दिस बर्ड फ्लू वायरस की, तो उसमें H प्रोटीन टोटल 5 होते हैं और जो N प्रोटीन होता है वो सिर्फ 1 होता है। सो H इज 5, N इज 1, इसीलिए हम लोग इसे H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। ओके, मैं जब H5N1 की बात कर रहा हूं तो मैं A वायरस की बात कर रहा हूं, B या C वायरस की बात नहीं कर रहा हूं। और इंडिया ने खुद को बर्ड फ्लू से डिक्लेयर घोषित किया, खुद ही डिक्लेयर किया। नेक्स्ट आते हैं ट्यूबरक्लोसिस। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम की वजह से होता है। ये खांसने से, छींकने से, या फिर अगर आप स्पिट कर रहे हैं या फिर हंसने से, बात करने से, बेसिकली बहुत जल्दी ये एक दूसरे से फैल जाता है कांटेक्ट में आने की वजह से। एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी दैट इज MDR TB। बेसिकली क्या है कि मल्टी ड्रग हम लोग तब देते हैं जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप कोई भी दवाई क्यों नहीं दे रहे हैं टीबी के लिए, वो दवाई उस पर काम नहीं कर पा रही है, देन बेसिकली वी यूज द प्रोसेस ऑफ मल्टी ड्रग। मल्टी ड्रग का इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे ड्रग्स आपने एक ही टाइम पे दे दिए, अलग अलग फेजेस पे अलग अलग ड्रग्स दिए जाते हैं। न्यूज कंटेक्स्ट इसमें क्या है कि ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की है। तो अगेन आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको रिपोर्ट बताई है उसमें आप ये ग्लोबल टीबी रिपोर्ट को भी एड अप कर सकते हैं। और ये रिपोर्ट 1997 से पब्लिश हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर टॉपिक पे, विच इज
पॉलिसीज, बिल्स एंड लेजिस्लेशन। सबसे पहले हम लोग आते हैं नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी 2014 में। ये बेसिकली यूनिवर्सल एक्सेस देता है मेंटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस के लिए, ताकि वो जो लीडरशिप है मेंटल हेल्थ केयर से रिलेटेड वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग हो सके। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी है ये आपकी मेंटल हेल्थ को तो अच्छा करती ही है, लेकिन सोसाइटी की जो मेंटल हेल्थ है उसको भी बहुत अच्छा करती है। क्योंकि ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि अगर कोई साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है सिर्फ इसीलिए कि वो डिप्रेशन में है, तो कहीं ना कहीं उसको मेंटली रिटार्टेड भी बोल देते हैं लोग, या फिर कहते हैं कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। नहीं, अगर कोई डिप्रेशन में है या फिर अगर किसी भी वजह से कोई साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। इस तरीके की पॉजिटिव अप्रोच को स्प्रेड अप करने में भी नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी 2014 ने बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले किया है। नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी सिर्फ ये नहीं बोलती कि जो मेंटली रिटार्टेड लोग हैं हमको उनकी भी मदद करनी है, लेकिन इस चीज के लिए अवेयरनेस भी क्रिएट करती है कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन, कोई भी ग्लोबल सिटीजन डिप्रेशन जैसी चीज में है, सो ही और शी शुड एक्सेप्ट इट एंड गो थ्रू इट। चलिए नेक्स्ट हम लोग करंट अफेयर पे आते हैं, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। अब जितनी भी नेशनल हेल्थ पॉलिसी रहेंगी उनके जो की फीचर्स रहेंगे वो सेम रहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना है, बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर देनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सारे ऑब्जेक्टिव्स या एम्स आपको कहीं ना कहीं सिमिलर दिखते हैं। की प्रोविजन हम लोग देखते हैं, पब्लिक हेल्थ सेक्टर जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, पब्लिक हेल्थ में जो स्पेंडिंग होती है उसको बढ़ाना है। फिलहाल के लिए वो 1.15% है, लेकिन ईयर 2025 तक हमको उसको 2.5% करना है। इसके अलावा जो स्टेट्स हैं उनको कहीं ना कहीं अपना स्टेट्स का जो एनुअल बजट होता है उनको अपना जीडीपी का, अपने पूरे बजट का 8% के आसपास खर्च करना चाहिए। 2020 का टारगेट दिया गया था, राइट। यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए सभी का, सभी के पास ड्रग्स से रिलेटेड, डायग्नोस्टिक्स से रिलेटेड, इमरजेंसी या फिर एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड। सेकेंडरी और टर्शरी जो केयर सर्विसेज हैं वो भी होने चाहिए, चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हो या फिर स्ट्रेटेजिक परचेजिंग की बात हम लोग कर रहे हो। तो जितने भी की प्रोविजंस आते हैं वो कहीं ना कहीं एक जैसे ही होते हैं, बस हर अलग अलग हेल्थ पॉलिसी में वोकैबुलरी जो है वो चेंज कर दी जाती है। अदरवाइज 2-3 चीजों पर ही फोकस किया जाता है कि प्राइमरी हेल्थ सेक्टर अच्छा होना चाहिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, हॉस्पिटल्स अवेलेबल होने चाहिए, दवाइयां अवेलेबल होनी चाहिए, दैट्स इट। चलिए, टू एस्टैब्लिश पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर इन ऑल स्टेट्स। टारगेट इसका यही है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इंडिया में बढ़ के 70 ईयर्स हो जानी चाहिए 2025। अभी वो 67.5 ईयर्स है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको पता है कि एवरेज डेथ एज कितनी होती है किसी भी पर्सन की। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है उसको घटाना है 2.1% तक, 2.1 तक उस रेट को 2025 में। और ये सारे फैक्ट्स हैं, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं मेंटल हेल्थ केयर 2017। ये बेसिकली इट इज अ राइट ऑफ अ पर्सन विथ मेंटल इलनेस, दैट मींस ईच एंड एवरी पर्सन शैल हैव द राइट टू एक्सेस मेंटल हेल्थ केयर का जो ट्रीटमेंट होता है, मेंटल हेल्थ केयर का जो ट्रीटमेंट होता है उसका राइट, उसका अधिकार हर एक व्यक्ति के पास है। और अधिकार होने का मतलब यह भी है कि उसको उस मेंटल हेल्थ फैसिलिटी का एक्सेस भी होना चाहिए। अगर किसी को पता है कि हाँ ये मेंटली बीमार है तो उसको वो सुविधा मिलनी चाहिए इलाज की, ये मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 कहता है। इसमें कुछ एडवांस डायरेक्टिव्स भी हैं गिवन बाय मेंटली इल पर्सन रिगार्डिंग हिज ट्रीटमेंट हु शैल बी हिज नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव। मतलब यहां पर डायरेक्टिव्स का मतलब यह कहा जा रहा है कि अगर कोई मेंटली इल पर्सन है तो उसका एक यहां पर नॉमिनेटिव रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। दैट मींस कोई ना कोई एक थर्ड पर्सन होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन इज दैट पेशेंट, सेकेंड पर्सन इज द डॉक्टर और डॉक्टर की टीम, और थर्ड पर्सन एक ऐसा जो कहीं ना कहीं उस इलाज की प्रोसेस में शामिल हो, जो उस पेशेंट का हमेशा ध्यान रखे या फिर उसको इंकरेज करे ठीक होने के लिए। तो यहां पर एक नॉमिनेटिव रिप्रेजेंटेटिव का होना जरूरी है। इसमें एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो कही गई थी कि डीक्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए सुसाइड को। पहले क्या था कि अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो अगर वो मर गया तो मर गया, लेकिन अगर वो जिंदा बच जाता था उस अटेम्प्ट में तो सेक्शन 309 के तहत उसको सजा दी जाती थी। उसका इलाज नहीं करवाया जाता था कि इसने सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम होगी, बट इसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया था। ऐसा सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है आज की डेट में। तो फिर इसको डीक्रिमिनलाइज किया गया, वो भी इसी एक्ट के तहत किया गया था।
इसके अलावा अ पर्सन विथ मेंटल इलनेस शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। मतलब ऐसा है कि अगर कोई मेंटली इल पर्सन है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको करंट लगा रहे हैं, ठीक है, और अगर उस चीज की नौबत आ भी जाती है तो बिना एनेस्थीसिया के वो नहीं हो सकता, राइट। तो बेसिकली ये टॉर्चर वाली चीजों को भी अलग किया गया है पूरी तरीके से। सेंट्रल एंड स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा मेंटल हेल्थ रिव्यू कमीशन भी स्टैब्लिश किया गया था, जो एक काजी जुडिशियल बॉडी है। काजी जुडिशियल बॉडी का मतलब आपको पता है कि इनके पास पूरी की पूरी सिविल कोर्ट वाली अथॉरिटी नहीं रहती, लेकिन कहीं ना कहीं काफी जुरिस्डिक्शन ये अपने अंडर लेते हैं और कुछ लीगल एक्शंस या फिर लीगल डिसीजन भी दे सकते हैं। मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड भी इसी के अंडर आता है। नेक्स्ट आते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये बेसिकली स्टैच्यूटरी बॉडी है जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसके कुछ फंक्शंस हैं, अगेन जो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड फंक्शन है वही रहेंगे इसके, कि जो मेडिकल एजुकेशन स्टैंडर्ड है उसको रेगुलेट करना है, कॉलेजेस नए स्टार्ट करने हैं, नए नए कोर्सेज स्टार्ट करने हैं, डॉक्टर्स का जो है रजिस्ट्रेशन कराना है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं या फिर जो प्रोफेशनल्स हैं उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना है, उसको रेगुलेट करना है। इशू इसमें वही ऑपरेशन से रिलेटेड, करप्शन से रिलेटेड जो इशू हैं वो इसके मेन है। कुछ कमिटीज भी थी जैसे लोढ़ा पैनल 2016 एंड अरविंद पनगारिया कमेटी भी थी। इसके अलावा प्रोफेसर रंजीत रॉय चौधरी कमेटी 2015, वो इसी टॉपिक से रिलेटेड, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड बहुत सारे सजेशन दिए गए थे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दैट इज नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019। दिस नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट जो है वो ये कहता है कि जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट है 1956 का, उसको क्या किया जाना चाहिए, उसको रिपील किया जाना चाहिए, जो बेसिकली किया गया। एंड इट हैज टू बी रिप्लेस्ड मेडिकल रिप्लेसेशन ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया विथ नेशनल मेडिकल कमीशन, और पूरे के पूरा जो मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है उसको पूरी तरीके से रेगुलेट करना है, राइट। तो रिप्लेस कर दिया गया था बॉडी को नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से। इसके भी जो की फीचर्स हैं वो अगेन सेम रहने वाले हैं, थोड़े बहुत एडिटिंग, थोड़ा बहुत अमेंडमेंट कर देते हैं, बट की फीचर्स जो है वो मेजरली वही रहते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इंश्योर करना है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा रहे, मेडिकल रिसर्च अच्छी से अच्छी हो सके, मेडिकल प्रोफेशनल्स जो है ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल हो सके, जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं जो चल रहे हैं उनको मेंटेन किया जा सके, नए मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश किया जा सके, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेशनल मेडिकल कमीशन में आते हैं, इनके मेंबर्स के बारे में बात करते हैं। जो मेंबर्स रहते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है। एक इसमें सर्च कमेटी भी रहती है जो अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट उनको नॉमिनेट करती है और नाम भी ये रिकमेंड करती है। इसमें फिलहाल के लिए 33 मेंबर्स हैं, पिछले साल तक इसमें 29 मेंबर्स थे, अभी इसमें 33 मेंबर्स हैं। अभी ऐसा डिस्कशन चल रहा है कि 37 या 39 मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचे हो सकता है कि मेंबर्स चेंज हो जाएं, तो इस मेंबर्स को जब भी आप वीडियो देख रहे हो अगर थोड़े टाइम बाद, तो ये जो 33 मेंबर्स हैं इनका एक बार फैक्चुअल करेक्शन कर लीजिएगा अगर मेंबर चेंज हुए तो। जो चेयरपर्सन होगा इसका वो मेडिकल प्रैक्टिशनर होना जरूरी है, और फंक्शन इसका ये रहेगा कि जो पॉलिसीज हैं उनको फ्रेम करना है और जो बाकी चीजें चल रही हैं मेडिकल से रिलेटेड उसको मेंटेन करना है। नेक्स्ट इज स्टेट मेडिकल काउंसिल। ये स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू फॉर्म की जाएंगी और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए ही फॉर्म की जाएंगी। नेक्स्ट इज मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसको बनाएगी, और मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल का मेन काम ये रहेगा कि जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है वो उसको गाइड करेगी, एक तरीके से असिस्ट करेगी, ठीक है। गाइड करना वुड बी थोड़ा सा अथॉरिटेटिव चीज हो जाएगी, लेकिन असिस्ट कर सकती है, एडवाइस कर सकती है, ये कहना फिर भी ठीक है, राइट। प्राइमरी जो प्लेटफॉर्म है उससे रिलेटेड भी उसको वो एडवाइस करेगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑटोनोमस बोर्ड्स की तरफ। ये बेसिकली जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है उसी के सुपरविजन के अंडर ये काम करने वाली है। प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स जो होंगे इसके वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। इसके अंडर 4 बोर्ड्स भी स्टैब्लिश किए जाएंगे, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड एंड मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड। इसके अलावा एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। तो ये जो एथिकल एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड रहेगा वो बेसिकली जो नेशनल रजिस्टर होता है लाइसेंस्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का और कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स का, इन दोनों का जो लाइसेंसिंग का काम है उसको रेगुलेट करने का, उसको मेंटेन करने का काम इस एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड का होगा। नेक्स्ट आते हैं
ये हम उस एनएमसी एक्ट के अंडर ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं लिमिटेड लाइसेंसिंग पे। जो नेशनल मेडिकल कमीशन है वो मिड लेवल प्रैक्टिशनर्स को जो लाइसेंस है उसको ग्रांट कर सकती है, और अगर उस लाइसेंस को सस्पेंड करना है तो उसके लिए भी लिमिटेड लाइसेंसिंग वाली जो बॉडी है वही काम करेगी। दीज प्रैक्टिशनर्स में बी प्रिस्क्राइब स्पेसिफाइड मेडिसिन इन प्राइमरी एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। तो मतलब उनको जो सेकेंडरी लेवल पे काम कर रहे हैं उनको एटलीस्ट इतनी अथॉरिटी दी जा सकती है कि आप पर्टिकुलर लाइसेंस जो है, पर्टिकुलर लाइसेंस के थ्रू आप पर्टिकुलर मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर जैसे किसी को लाइसेंस मिल गए तो आप किसी भी लेवल की दवाई को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन जो दवाइयों को प्रिस्क्राइब करने की प्रोसेस होती है उसमें एक लिमिटेशन लगा दी जाएगी आपकी कैपेबिलिटी और आपकी अथॉरिटी के हिसाब से। तो वो काम कौन करेगा? लिमिटेड लाइसेंसिंग जो बॉडी रहेगी वो करेगा। नेक्स्ट आते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन का भी काम यही एक्ट जो है एनएमसी का उसी के अंडर आएगा, चाहे वो नीट की एग्जाम हो या फिर नेक्स्ट एग्जाम हो, दैट इज नेशनल एग्जिट टेस्ट। वो दोनों का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसी एक्ट के अंडर किया जाएगा। नीट की एग्जाम तो पता ही है आप लोगों को, मेडिकल की एग्जाम होती है अंडर ग्रेजुएट्स के लिए। इसके अलावा जो नेशनल एग्जिट टेस्ट है ये बेसिकली ये लाइसेंस पाने के लिए होती है। जैसे अगर आपने एमबीबीएस कर लिया तो आपको अगर लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए भी आपको एक एग्जाम देनी पड़ेगी, दैट इज नेशनल एग्जिट टेस्ट। नेक्स्ट, ओके, रेगुलेशन ऑफ फी। रेगुलेशन ऑफ फी अगेन एनएमसी एक्ट के अंडर ही आएगा। एनएमसी जो है नेशनल मेडिकल काउंसिल, ये दिस विल बेसिकली फ्रेम द गाइडलाइंस फॉर 50% ऑफ सीट्स इन द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। 50% जो सीट्स हैं उनकी गाइडलाइंस जो है वो भी एनएमसी ही फ्रेम करेंगी। और स्टेट फीस जो है एट प्रेजेंट अगर हम लोग देखें तो जो 85% की जो सीट्स हैं स्टेट डिटरमाइन करता है फिलहाल के लिए। इसमें से काफी चीजें इंप्लीमेंट हो चुकी हैं, काफी चीजें इंप्लीमेंट नहीं हुई है। तो एक्ट के तहत जो लिखा है वो हम लोगों ने अभी आपको बताया है, लेकिन एक्ट में लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि ग्राउंड लेवल पे वो इंप्लीमेंट हो चुका है। इंप्लीमेंट होगा लेकिन अभी कुछ इंप्लीमेंट होना बाकी है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दैट इज हेल्थ केयर सेफ्टी बिल 2019। ये बेसिकली जो वायलेंस है डॉक्टर्स के अगेंस्ट और हेल्थ केयर प्रोफेशंस के अगेंस्ट उनको रोकता है, उनको प्रोहिबिट करता है। हमने पेंडेमिक के टाइम पे देखा था कि बहुत सारे डॉक्टर्स पर भी हमला हुआ था, तो उस चीज को रोकने के लिए हेल्थ केयर सेफ्टी बिल जो है 2019 काम करता है। ये कॉग्निजिबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग आपकी मदद करने आ रहे हैं अगर आप उन पे अटैक कर रहे हैं, इट्स काइंड ऑफ वेरी अनएथिकल थिंग एंड ऑल। बैकग्राउंड इसका हम लोग देख लेते हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यह बोला था कि जो 75% हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं उन पर वो कभी ना कभी किसी ना किसी वायलेंस को फेस करते हैं अपने पूरे के पूरे करियर में। यानी कि 100 डॉक्टर्स में से जो 75 डॉक्टर्स हैं उन्होंने कभी ना कभी वायलेंस जो है वो फेस किया है। और अगर एट प्रेजेंट हम लोग करंट सिचुएशन की बात करें तो ये इंडियन पीनल कोड 1860 का जो 1860 का जो इंडियन पीनल कोड है उसके तहत इस एक्ट्स को डील किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एपिडेमिक डिसीज अमेंडमेंट बिल 2020। ये जो बिल है एपिडेमिक डिसीज एक्ट जो 1897 का था उसको ये अमेंड करता है। इसके की फीचर्स हम लोग देखते हैं। अगेन जो हेल्थ केयर सर्विस में जो लोग रहते हैं उनके प्रोटेक्शन की यहां पर बात की गई है। एक्ट ऑफ वायलेंस जो टर्मिनोलॉजी होती है जो हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए यूज की जाती है, उस एक्ट ऑफ वायलेंस की जो टर्म है उसको यहां पर डिफाइन किया जाता है। और ये जो एक्ट ऑफ वायलेंस है ये बेसिकली दीज जिसमें किसी भी प्रॉपर्टी का भी लॉस हो जाता है या फिर किसी प्रोफेशनल पर भी हमला होता है तो वो पनिशेबल है, कॉग्निजिबल है एंड अगेन नॉन बेलेबल है। It basically expands the power of central government to regulate the inspection of everything. ये जो अमेंडमेंट बिल है सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी तरीके से ऑथराइज कर देता है कि किसी भी लेवल पर जाकर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए इंस्पेक्शन करना है तो वो कर सकते हैं। एक हम लोग 1897 के एपिडेमिक डिसीज एक्ट के बारे में भी देख लेते हैं, एक लाइन जिसको हम लोगों ने अभी अभी अमेंड किया है। ये जो एक्ट है ये जब प्यूबोनिक प्लेग फैला था बॉम्बे में उस टाइम पे इसको बनाया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बॉडीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस पर, ठीक है। इंडियन मेडिकल सेंट्रल काउंसिल पीजी आयुर्वेदा एजुकेशन रेगुलेशन 2016 अमेंडमेंट। इस बेसिकली अमेंडमेंट के थ्रू क्या हुआ है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं आयुर्वेदा के उनको भी ये परमिशन दे दी गई है कि आप जनरल लेवल की जो सर्जरी है वो आप कर सकते हैं। इट एम्पावर सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन
मेडिकल टू रेगुलेट द मेडिकल सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन। तो आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी मेडिसिन का जो मेडिकल सिस्टम है उसको भी अगर रेगुलेट करना है CCIM को, तो वो भी इसी अमेंडमेंट के अंडर आता है। जो स्टूडेंट्स होंगे आयुर्वेदा को, उनको 2 स्ट्रीम्स में बेसिकली यहां पर ट्रेन किया जाएगा, एमएस के अंडर ही, क्योंकि हम लोग यहां पर सर्जरी की ही बात कर रहे हैं। एक रहेगा हमारा शल्य तंत्र, इसमें हम लोग जनरल सर्जरी की परमिशन देंगे आयुर्वेदा के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, और दूसरा रहेगा शल्य तंत्र, इसमें हम लोग आंख, कान, नाक, गला, सर या फिर ओरोडेंटिस्ट्री से रिलेटेड सर्जरी की परमिशन देंगे। तो इसको 2 अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट आते हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, NHA। ये बेसिकली एक एपेक्स बॉडी है ताकि जो आयुष्मान भारत है उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। आयुष्मान भारत हम सभी को पता है दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, और ये बेसिकली नेशनल हेल्थ एजेंसी जो है उसके सक्सेसर की तरह काम करती है, और इसकी जो गवर्निंग बॉडी है उसके जो चेयरमैन होंगे वो ऑब्वियसली हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर होंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दैट इज सेंट्रल काउंसिल ऑफ मेडिकल, CCIM, न्यू दिल्ली। ये जो CCIM है बेसिकली इट रेगुलेट्स द मेडिकल सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड मेडिसिन, राइट। तो जितने भी आयुर्वेदा या सिद्धा से रिलेटेड जो फील्ड्स होती हैं उनको रेगुलेट करने का काम ये CCIM करेगा। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जो 1971 में स्टैब्लिश की गई थी, और एट प्रेजेंट ये आयुष मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ओके, एंड इट इज वन ऑफ द प्रोफेशनल काउंसिल ऑफ अंडर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC के भी प्रोफेशनल काउंसिल के अंडर आती है। जो इंडिया में जो मेडिसिन का जो सिस्टम है उसमें जो हायर एजुकेशन का मेडिसिन सिस्टम है वो भी इसी को रेगुलेट करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसमें जो भी कंटेंट आप लोगों के सामने आपको अभी दिख रहा है उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं वही वहां पर आपको सिर्फ बता रहा हूं। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको पूरा का पूरा पढ़ना है या फिर PDF तो आपको प्रोवाइड किया ही जाएगा, तो आप वीडियो पॉज करके भी सारी की सारी स्लाइड पढ़ सकते हैं, देयर इज नो इशू विद दैट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस। इसको 1961 में स्टैब्लिश किया गया था पार्लियामेंट एक्ट के तहत, और जो कमिटी के रिकमेंडेशन पे इसको किया गया था दैट वाज मुदैलियर कमिटी। बेसिकली ये एक हेल्थ इंटेलिजेंस विंग है जो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आता है, और इसका विजन ये है दैट अ स्ट्रॉन्ग हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन एंटायर कंट्री। पूरी की पूरी कंट्री में एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसको हमें इंप्लीमेंट करना है। इसके ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं अगेन कहीं ना कहीं सेम ही होंगे कि हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जो डाटा है उसको कलेक्ट करना है, उसको एनालाइज करना है, और इनोवेटिव प्रैक्टिस जो होती है हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म में उसको ज्यादा से ज्यादा एंकरेज करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज CDSCO। बेसिकली ये एक नेशनल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आती है। जैसे कोई भी नया ड्रग है या फिर कोई भी क्लिनिकल ट्रायल है तो उसका जो अप्रूवल का काम है वो CDSCO ही करती है। या फिर जो इंपोर्टेड ड्रग्स हैं, जैसे हम लोग किसी बाहर के देश से अगर हम लोग कोई ड्रग मंगा रहे हैं तो उसकी क्वालिटी किस तरीके से होनी चाहिए, और जो एक्टिविटीज होती हैं स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की वो भी ये CDSCO ही मैनेज करता है। इट बेसिकली फॉलोज द रेगुलेशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स ऑफ 1940 और 45, ठीक है। तो इन बेसिकली CDSCO को भी एक गाइडलाइन दी गई है कि आपकी जो अथॉरिटी है, आपके जो पावर हैं वो एटसेट्रा एटसेट्रा पॉइंट्स के थ्रू ही चलेंगे। तो वो जो गाइडलाइन है वो 1940 और 1945 के जो एक्ट हैं उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करके बनाया गया है। उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। बेसिकली द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स ऑफ 1940 एंड 45, ये जो है इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्रग्स का इंडिया में उसको रेगुलेट करती है। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ड्रग्स हैं उनकी सेलिंग जो हो रही है वो बराबर से होनी चाहिए। ऑब्वियसली जो सेफ ड्रग्स हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, और जो कॉस्मेटिक्स हैं उनकी भी सेलिंग बराबर से होनी चाहिए, यानी जिसको हम लोग कहते हैं काला बाजारी या जो जमाखोरी है वैसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, वो इसके अंडर आता है, राइट। क्लासिफिकेशन ड्रग्स का, स्टोरेज, सेल, डिस्प्ले, प्रिस्क्रिप्शन एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट करंट अफेयर पे, दैट इज नेशनल टेक्निकल बोर्ड ऑन न्यूट्रिशन, दैट इज NTBN। ये वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री के अंडर आता है, और ये टेक्निकल रिकमेंडेशंस जो है अपने प्रोवाइड करवाता है पॉलिसी ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। नेक्स्ट इज नेहा, दैट इज नेशनल ई हेल्थ अथॉरिटी। हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है ताकि जो ई हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन किया जा सके। एंड ये जो
नेहा है, दैट मींस ये जो अथॉरिटी है, ये इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करेगी, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो टेलीमेडिसिन है, आपको खुद दवाई लेने नहीं जानी है। इट विल इन्फोर्स द लॉज ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ पेशेंट्स हेल्थ इंफॉर्मेशन। जब आप ऑब्वियसली बात है कि ई हेल्थ स्टैंडर्ड को बढ़ावा दे रहे हैं या फिर टेलीमेडिसिन को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा होता है, किसी न किसी के मन में डाउट होता है कि जो पेशेंट से रिलेटेड जो हेल्थ इंफॉर्मेशन है या फिर जो प्राइवेसी क्लॉजेज है वो कहीं लीक तो नहीं हो जाएंगे, तो उसको भी यहां पर इंश्योर किया गया है कि वो पूरी तरीके से सेफ रहेंगे। इस अथॉरिटी या इस बॉडी के जो चेयरमैन हैं वो मेडिसिन की ही फील्ड से होने चाहिए, पब्लिक हेल्थ या फिर जुडिशरी से होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, दैट इज नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, दैट इज एनपीपीए। ये केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंडर आती है, बेसिकली एक तरीके की इंडिपेंडेंट बॉडी है ये। इसके फंक्शंस ये हैं कि जो ड्रग्स के जो प्राइसेस हैं, जो बल्क ड्रग्स प्राइसेस हैं, उनको फिक्स करना, उनको मेंटेन करना, या फिर अगर उन प्राइसेस में किसी भी तरीके के चेंजेस लाने हैं तो उसको रिवाइज करना। इसके अलावा जो अवेलेबिलिटी है मेडिसिन की, वो उस अवेलेबिलिटी को मेंटेन करना और उसके भी प्राइसेस को मेंटेन करना। कभी ऐसा ना हो जाए कि अगर मेडिसिन कम भी पड़ गई हैं तो उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, यानी कि वो जो डिमांड और सप्लाई का मेजर है वो दवाइयों या ड्रग्स पे इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए, ये एनपीपीए देखती है, राइट। इसके अलावा जो डी कंट्रोल ड्रग्स हैं उनको भी प्राइसेस जो मॉनिटर करने का काम होता है वो भी इसी के अंडर आता है। दो तरीके के मेडिकेशंस होते हैं बेसिकली, एक होता है नॉन कंट्रोल्ड मेडिकेशन और एक होता है कंट्रोल्ड मेडिकेशन। नॉन कंट्रोल्ड मेडिकेशन का मतलब क्या होता है कि ये एडिक्टिव नहीं होती है, मतलब एडिक्टिव नहीं होती मतलब आप मेंटली या फिजिकली इन पर डिपेंडेंट नहीं होते। जैसे कि अगर हम लोग ब्लड प्रेशर या फिर कोलेस्ट्रॉल या फिर डायबिटीज या फिर अस्थमा इनहेलर्स या फिर एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं। लेकिन जब हम लोग कंट्रोल्ड मेडिकेशन की बात करते हैं तो कंट्रोल्ड मेडिकेशन का मतलब ये हो जाता है कि यहां पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी की बात आ जाती है, एडिक्टिव चीजों की बात आ जाती है, जहां पर हम फिजिकली या मेंटली उस दवाई पर डिपेंड हो जाते हैं। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड स्कीम, लेकिन इसको हम लोग सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो हेल्थ का अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पीटी 360, दिस इज जनरल करंट अफेयर। हेल्थ मिनिस्ट्री की जो स्कीम है वो एक सेपरेट लेक्चर में आएगा और जो आयुष मिनिस्ट्री की स्कीम है वो एक सेपरेट लेक्चर में आएगा। अब थोड़ा बहुत हम लोग मिसलेनियस देख लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक होने वाला है इसका। फर्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंडेक्स। नीति आयोग ने अभी अभी इसका जो सेकेंड एडिशन है वो लॉन्च किया है। इसका टाइटल था हेल्दी स्टेट्स एंड प्रोग्रेसिव इंडिया। इसमें बेसिकली जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनको रैंक किया गया है कि कौन सा स्टेट और कौन सा यूटी का कैसा परफॉर्मेंस रहा है। रैंक आपको याद करने की जरूरत नहीं, वो नहीं पूछने वाला है। ये जो इंडेक्स है नीति आयोग के साथ साथ वर्ल्ड बैंक और हेल्थ मिनिस्ट्री जो है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, उसने मिलकर भी इसमें असिस्ट किया है। द हेल्थ इंडेक्स इज अ वेटेड कंपोजिट इंडेक्स जो 3 चीजों पे डिपेंड करता है, हेल्थ आउटकम, गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन एंड की इनपुट्स एंड प्रोसेस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, दैट इज EAG स्टेट्स। बेसिकली द गवर्नमेंट हैड कंस्टिट्यूटेड अ EAG अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ 2001 के सेंसस के अंडर, ठीक है। तो ये जो EAG स्टेट्स हैं इसको हेल्थ मिनिस्ट्री ने 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग इसको एस्टैब्लिश किया है। इसका मेन एम ये है कि जो 8 स्टेट्स हैं जहां पर पॉपुलेशन का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, वहां पर पॉपुलेशन को हमको स्टेबलाइज करना है, कम करना है या फिर एटलीस्ट बढ़ने नहीं देना है परसेंटेज वाइज में। तो वो 8 स्टेट्स बिहार, झारखंड, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा। नेक्स्ट आते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे। ये जो सर्वे है ये डुअल रिकॉर्डिंग ऑफ बर्थ एंड डेथ के सिस्टम को कहीं ना कहीं फॉलो करता है। इट प्रोवाइड्स एनुअल एस्टिमेट्स ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, मेडिकल अटेंशन या फिर मेडिकल अटेंशन कब, बर्थ और डेथ के टाइम पे, इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं ये फोकस करता है और ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ने इसको इनिशिएट किया है। नेक्स्ट आते हैं राह ऐप। ये जो राह ऐप है ये बेसिकली इंफॉर्मेशन आपको देती है मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के बारे में। अगर आप मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं और आपको लगता है कि आपको यू हैव टू गो टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल जो हेल्थ पब्लिक मेंटल हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, तो ये राह ऐप आपकी मदद कर सकती है। इट कैन बेसिकली हेल्प यू टू फाइंड समवन, ओके। और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, दैट इज NIMHANS ने इसको क्रिएट किया है। नेक्स्ट आते हैं स्टेंट। ये बेसिकली एक ट्यूब शेप्ड डिवाइस होती है। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं,
ठीक है। तो उन ब्लड वेसल्स को जो ब्लॉक हैं उनको ओपन अप करने के लिए, ताकि जिसको कहते हैं कि खून का जो प्रवाह है वो चलता रहे, उसके लिए हम लोग स्टेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो जितने भी ब्लॉकेज होते हैं उसको क्लियर करने के लिए स्टेंट का यूज किया जाता है। ट्यूब के शेप की एक डिवाइस होती है। इसमें स्टेंट की खासियत यह है कि स्टेंट जो है जितना पतला होगा वो उतना ज्यादा महंगा आता है। ठीक है, तो न्यूज में ये इसलिए है क्योंकि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एनपीपीए ने बेसिकली एक कैपिंग कर दी है कि स्टेंट की जो प्राइस है वो 40% कम होनी चाहिए, राइट। और ये जो स्टेंट इट इज जो वैलिड है, ये इट इज वैलिड फॉर द स्टेंट्स सोल्ड विद इन इंडिया वेदर डोमेस्टिक और इंपोर्टेड। तो ये स्टेंट जो है अगर इंडिया में बना है तब भी वो जो प्राइस कैप करने वाला लॉ है तब भी उस पे तो इंप्लीमेंट हो गई, लेकिन अगर वो स्टेंट इंपोर्ट किया है हमने किसी बाहर की कंट्री से तब भी ये उस पे इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बिक तो वो इंडिया में ही रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, दैट इज NLEM। जो ये एसेंशियल मेडिसिन होती हैं ये बेसिकली प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, WHO ने ऐसा कहा है। और इसमें जो क्राइटेरिया दिया गया है कि एसेंशियल मेडिसिन की जो लिस्ट होनी चाहिए उसमें क्राइटेरिया क्या क्या है, वो है हेल्थ इमरजेंसी का एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन का। इसका जो रिव्यू होगा अगेन वो हेल्थ मिनिस्ट्री ही करेगी, राइट। तो ये हमारे हेल्थ के PT 360 के करंट अफेयर्स से। हेल्थ मिनिस्ट्री से जो रिलेटेड स्कीम है और आयुष मिनिस्ट्री से जो रिलेटेड स्कीम है वो अलग लेक्चर्स में आएंगे। अभी PT 360 के बहुत सारे लेक्चर्स आने के हैं जिसमें आपका बहुत सारा करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा। अगर आप प्रीलिम्स के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहते हैं, 2020 50-50 कोर्स, उसके साथ PT 360 का ये कॉम्बो एंड मेन सीट गारंटी प्रोग्राम, ये तीन चीज जो हैं पर्टिकुलरली आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से ये टारगेट करेंगे। और अगर आप उसके साथ द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का डेली या फिर मंथली कंपाइलेशन ले लेते हैं तो आपकी पूरी की पूरी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको अवेलेबल करवाते हैं। और अगर आप PT 360 मेन सीट गारंटी प्रोग्राम कोर्स 2 and 3 और 2020 50-50 को रजिस्टर करना चाहते हैं जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी PT 360 के हमारा कंटेंट है वो आपकी एग्जाम से पहले तक हम लोग खत्म कर देंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट PT 360 वीडियो। थैंक यू।